अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पे बात करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब ज़दा इलाकों में मज़ीद 37 जानें ज़ाया हुई हैं, जिससे ये जो तादाद बढ़कर अब तक जो हलाकतें हुई हैं सैलाब की वजह से वो तकरीबन 1550 हो गई हैं। जो हलाकतों में इजाफा हो रहा है सैलाब से मुतासरा इलाकों में, इससे एक बात का अंदाज़ा होता है कि अभी भी वहाँ पर एक बहरानी कैफियत है, लोगों को रेस्क्यू और इमदाद की ज़रूरत है। और जितने बड़े पैमाने पर ये तबाही मचाई है इन सैलाबों ने, ज़ाहिर है कि जो हुकूमती इदारे हैं वो अपनी तरफ से अदाद शुमार इकट्ठे कर रहे हैं, तखमीने लगा रहे हैं कि एक तो सबसे पहले कि लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ मुहैया किया जाए, और दूसरा फिर जो तामीर नौ और बहाली का काम है उसमें कई साल लग सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कितने नुकसानात हुए हैं उसका सही अंदाज़ा लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो हुकूमती इदारे ये काम कर रहे हैं, अब जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है कि वो भी एक असेसमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फ्लड्स आए हैं इसके नतीजे में पाकिस्तान को किस कदर नुकसान हुआ है। और ज़ाहिर है कि जो आलमी इदारे अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगे तो शायद उनकी जो रिपोर्ट है या उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ज़्यादा मोतबर समझी जाएंगी, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को जो बैनुल अक़वामी बिरादरी से एक मदद की ज़रूरत है उसमें हमें काफ़ी एक सपोर्ट मिल सकती है। तो शहबाज, ज़ाहिर है कि हमारे पास कम से कम जो वर्ल्ड बैंक है उनकी कुछ जो इब्तदाई उन्होंने मुरतब की है रिपोर्ट, ज़ाहिर है जो नुकसानात हुए हैं उससे कते नज़र, उससे हट के ख़ास करके जो इन सैलाब के नतीजे में जो खुदा न खास्ता उन इलाकों में जो गुर्बत में मज़ीद इजाफा होने का जो ख़दशा है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मईशत पर जो बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, तो अभी तक जो फाइंडिंग्स आलमी बैंक की तरफ से आई हैं क्या वो मुताबिकत रखती हैं जो अभी तक हमारे जो सरकारी आदाद शुमार सामने आए हैं? बाय एंड लार्ज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एस्टीमेट्स थे उसके करीब करीब नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसको एक्सक्लूसिवली हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए भी रिपोर्ट किया, उसमें अभी तक जो टोटल लॉसेस की बात हो रही है, पहले जो वजारत ख़जाना का नंबर था 18 अरब डॉलर का, प्लानिंग मिनिस्टर ने 40 अरब डॉलर का कहा, तो उसके अंदर जिक्र नहीं है, बल्कि ये जो वर्ल्ड बैंक की इब्तदाई रिपोर्ट है और ये बाकायदा तौर पर जारी नहीं हुई, हमने अपने सोर्सेज से इसको रिपोर्ट किया और आज भी कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई है कि जो लॉसेस हैं, जो नुकसानात हुए हैं, उसकी अमाउंट क्या है, उसका जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल एक अलहदा तरीक़ेकार है, और उसके लिए एक पोस्ट डैमेज एंड नीड असेसमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। तो उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो हतमी तौर पर लॉसेस का जो है वो तखमीना लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये वजाहत ज़रूरी है कि ये जो आप कह रहे हैं, ये जो असेसमेंट कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट अपने तई असेसमेंट कर रही है और ये जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं ये सेपरेटली अपनी असेसमेंट करेंगे या मिलके करते हैं? ये मिलके कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट में जो लीड रोल है वो तो वर्ल्ड बैंक का है, इसके अलावा इसमें एशियाई तरक्याती बैंक, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन की भी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। तो चूंकि असल जो इशू होता है वो पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं उसकी क्रेडिबिलिटी का होता है, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल इंटरनल असेसमेंट है ये, और पाकिस्तान के साथ ये शेयर की जा चुकी है। वज़ीर आज़म साहब के आज वो रवाना हो चुके हैं लंदन, वहाँ से फिर वो UN एड्रेस करने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे, तो उससे पहले इंटरनल असेसमेंट इन्होंने इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो बहुत ब्रीफ है, उसको हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। उसमें जो वही जो स्टार्ट में उन्होंने बता दिया कि नंबर्स वो सेम है कि तकरीबन 15% जो पाकिस्तान की आबादी है, बल्कि उसका जो रकबा है वो अभी भी ज़ेर आब है, और दूसरा ये कि 33 मिलियन अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। ये दोनों नंबर्स वही हैं जो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। और ये जो इनकी रिपोर्ट है इसके पीछे जो डाटा इस्तेमाल हुआ वो 13 सितंबर का हुआ है। इसके अंदर नाज़रीन जो सबसे बड़ा नंबर वही कि कितने लोग जो है वो गुर्बत से मुतासर हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 99 लाख अफराद से लेकर 1,54,00,000 अफराद तक जो है वो मजीद जो गुर्बत की जो सतह है उससे नीचे जा सकते हैं। कामरान याद रहे ये नंबर पहले ही जो इस वक्त पाकिस्तान में 4,85,00,000 अफराद जो हैं पहले ही पाकिस्तान में वो गुर्बत की जो वो एक लकीर होती है, सतह होती है, उससे नीचे है। और ये जो नंबर डिटर्मिन किया गया था, इसके जो आप कैसे डिटर्मिन करते हैं कि कौन गरीब है पाकिस्तान के अंदर, इसका कैलोरी एक कंजम्पशन बेस्ड एक मॉडल होता है कि जिस शख्स को मिनिमम उसकी जो मंथली पर पर्सन जो रिक्वायरमेंट है
वो 3,758 अगर उसके इक्वल उसको अमाउंट चाहिए होती है जिससे वो कैलोरीज वो इनटेक कर सकता है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस तखमीने के बाद अगर आप टोटल नंबर इसको ऐड कर लें तो 48.5 मिलियन नाज़रीन पहले ही अफराद जो गुर्बत का शिकार है, और मजीद अगर उसमें 15.4 मिलियन या तकरीबन 1,54,00,000 अफराद को शामिल कर ले तो पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 29 या 30% उसकी जो आबादी है वो खतरा गुर्बत से नीचे चली जाएगी इस इंसलाब के बाद। और एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी भी बातें कहेंगे जिसमें यह कहा गया है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान जो रेस्क्यू और रिलीफ है और जो रिहेबिलिटेशन है इसके ऊपर मुनासिब अखराजात करे तो ये नंबर जो है या तो कम हो सकता है या इसमें मजीद इजाफा नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर इसके अंदर मौजूद है। वो कौन से 4 बड़े अवामिल है जिसकी वजह से जो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1,54,00,000 अफराद मजीद जो वो गरीब हो सकते हैं। उसमें जो 4 बड़े अवामिल उन्होंने जो डिटर्मिन किए हैं कि इन अफराद का उनका जो आमदन का नुकसान हुआ सैलाब की वजह से, उनके असासे जो हैं उनका नुकसान हुआ। तीसरा फैक्टर है कि उनके पास अब खुराक की किल्लत है, चूंकि ये बहुत सारा जो रकबा है पाकिस्तान की जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, तो वहां पे खुराक की किल्लत भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो पावर्टी लेवल है वो पाकिस्तान में मौजूदा जो अभी 23% है इससे बढ़कर तकरीबन ये 30% या जो है वो ओवरऑल ये हो जाता है कोई 6 करोड़ और 40 लाख। और चौथा फैक्टर ये कि जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज उनको है अवेलेबल, जैसे स्कूल्स है, एजुकेशन फैसिलिटीज जो है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उसमें भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो 4 है कामरान ये कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स कि कितने लोग पाकिस्तान में गरीब है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में एक वजाहत भी बहुत जरूरी है। देखें, हम तो ये कह रहे हैं ना कि सैलाब से पहले, क्योंकि मैं सिंध गया, अगर आप सैलाब से पहले भी वहाँ पर जिनको आप कहते हैं कि शायद वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, तो वो वहाँ पर वैसे ही आप अगर आप देखें तो कोई लोग खुशहाल लोग नहीं थे जो लोग ये मुतासर हुए हैं। तो इमेजिन करें, मतलब मैंने जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन की उनकी सारी जमा पूंजी क्या थी, एक कच्चा घर, उसमें मे बी 2-3 चारपाइयाँ, और एक वो जो हमारे यहाँ गांव में आपको पता है एक जो पेटी वो जिसे कहते हैं जिसमें उन्होंने अपना सारा सामान रखा होता है। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वही 2-4 चीज़ें उनकी, और वहाँ पर क्योंकि बिजली भी तो तवातुर से आती नहीं है, तो वो मैंने देखा कि एक लोग सोलर की एक प्लेट और एक जो बैटरी उसके साथ वो उनकी सारी जमा पूंजी थी। तो वो सैलाब से पहले उनका ये हाल था कि मतलब गुर्बत वैसे ही वहाँ पर थी, और जब अब सैलाब की वजह से उनके घर तबाह हो गए, उनकी फसलें तबाह होगी, उनका रोजगार चला गया, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो गुर्बत का जो मैयार है अगर वाकई ये आलमी बैंक जो कह रहा है वो क्या होगा। मतलब बड़ी पेनफुल सिचुएशन। ये बात ठीक है आपकी, और इसी रिपोर्ट के अंदर चीज का भी जिक्र है कि जो लोग पहले ही गरीब है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमने भी कहा कि 22% आबादी अभी भी वो गुर्बत की सतह से नीचे है, तो उनकी जो सिवियरिटी है वो और बढ़ जाएगी। और ये सैलाब के बाद जिस तरह आपने जिक्र किया, फिर एक और इसके अंदर जो फैक्टर ये होता है कि मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं। अब जैसे वर्ल्ड बैंक एक इंडिकेटर यूज करता है जिसकी जो आमदन है $1.90 है, उसका एक लैदा इंडिकेटर है। अगर $3.90 पे चले जाए, रफली $4 के ऊपर पर डे इनकम, उसके ऊपर जो गुर्बत का लेवल और हो जाता है। और एक यूनाइटेड नेशन इस्तेमाल करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें उनकी सोशल कंडीशंस, उनकी एजुकेशन का लेवल, उनकी आमदन का लेवल, उनके असासों का लेवल, ये सारी चीजें अगर देखें तो पाकिस्तान की आधी आबादी पहले ही वो जो है गुर्बत की वो जिंदगी गुजार रही है। तो अगर अभी जो इन्होंने जो एस्टीमेट दिया है, जो 1,54,00,000 अफराद की बात कर रहे हैं, ये उसमें तकरीबन 7% आपकी आबादी का मजीद बनता है। और जो वजारत खजाना का नंबर था जो उन्होंने एस्टीमेट किया था, उनके ख्याल में 90 लाख से लेके 1,20,00,000 अफराद, तो ये 30 लाख अफराद मिनिमम या 35 लाख अफराद। और हमें याद रखना चाहिए ज्यादा बता रहे हैं, यूजुअली आलमी बैंक जरा कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि इस दफा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट कंजर्वेटिव है। वजारत खजाना का यही अप्रोच है, जैसे हमने कल भी जिक्र किया था कि वो नंबर्स दीजिए जो अगर बाद में अपवर्ड रिवाइज हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, अगर वो डाउनवर्ड रिवाइज हुए तो आपकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। अच्छा, दूसरा जो एक इसके अंदर बड़ा फैक्टर है वो है पाकिस्तान के इकॉनमी के ऊपर वाला इम्पैक्ट। ये तो अफराद जो हमारी जो लोग हैं, जो शहरी हैं, आबादी हैं और देहाती आबादी, उनके ऊपर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। उसके मुताबिक 2 सिनारियो नाज़रीन पेंट किए हैं वर्ल्ड बैंक ने कि पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या रहेगी। याद रहे कि पिछले साल पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह थी वो 6% थी और हुकूमत का इस साल का हदफ 5%। लेकिन उससे पहले ही वर्ल्ड बैंक और IMF ने कुछ 3.5% इस साल तरक्की की शरह का उन्होंने तखमीना लगाया था। इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इन सैलाब के बाद
जो जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का होगा 1.4% से लेकर 2.4% तक अभी भी रहेगा। ये अगर देखा जाए तो इतना कोई बुरा नंबर नहीं है, लेकिन इसके अंदर शर्त यह है, ये उसी सूरत मुमकिन है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अफराद के ऊपर खर्च करे, उनकी रिलीफ और रेस्क्यू के ऊपर खर्च करे और जो बजट के आदाद शुमार है उसकी परवाह ना करे। अगर ह्यूमैनिटेरियन जो प्रेफरेंस होगी हुकूमत की, तो फिर 1.5 से 2.5% की जो बात हो रही है 1.4 से 2.4% वो ग्रोथ हो सकती है। जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर होगा विद इन द इकोनॉमी वो ज़राअत है, और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 20 साल में ये पहली दफा होगा कि जो ज़राई शोबा है उसमें मनफी ग्रोथ होगी। पिछले साल ज़राई सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो 4.4% थी। अभी जो वर्ल्ड बैंक ने तखमीना दिया है, जिसमें अदर एजेंसीज की भी इनपुट शामिल है, वो -1% से लेके -2.6% एग्रीकल्चर ग्रोथ मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगी, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फूड सप्लाईज का प्रॉब्लम आ सकता है इस रिपोर्ट के मुताबिक, और पाकिस्तान की कुछ एक्सपोर्ट्स भी इंपैक्ट होंगे और इंपोर्ट्स के ऊपर भी इजाफी दबाव आ गया। अच्छा, इसके अंदर कामरान एक और ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन इधर से ही जारी रखेंगे, क्योंकि जाहिर है कि जो ये आलमी बैंक ने रिपोर्ट मुरतब की है ज़राअत के शोबे की, उन्होंने बात की गुर्बत में मजीद इजाफा होगा उसकी बात की, फिर जो तालीम और सेहत का शोबा है उन पर भी मनफी असरात मुरतब करेगा ये जो फ्लड्स आए। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे हम। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि सैलाब के नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, लोगों के घर तबाह हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ लोगों का मुआश भी चला गया। और अब आलमी बैंक कह रहा है कि जो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट है पाकिस्तान की मईशत पर और तकरीबन तमाम शोबों पर, वो बहुत मनफी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे मिटिगेटिंग जो है ना वो मेजर्स ले तो शायद उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। ज़राअत के शोबे की ब्रेक से पहले भी आप तस्करा कर रहे थे, और जाहिर है कि अगर फसलों पर इस तरह से मनफी असर पड़ेगा, बहुत से ये जो एरियाज़ हैं आपको पता है कि कॉटन है, राइस है, गन्ने की पैदावार है, ये वहाँ पे प्रोड्यूस होते थे, और यूजुअली लोकली हम बाय एंड लार्ज अपनी डिमांड्स पूरी कर लेते थे। अगर इस दफ़ा पैदावार में कमी होगी तो अगेन जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है उस पर फिर प्रेशर आएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें तो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इससे तो फिर ना सिर्फ डायरेक्टली वो लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, बल्कि आपकी मईशत का जो बाकी सेक्टर्स हैं उस पर भी इम्कान है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आए। बिल्कुल, उन्होंने इसमें जो फसलें जितनी हमारी तबाह हुई हैं उसका जो उन्होंने उस तरीके से इसका एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर उन्होंने कोई एब्सोल्यूट नंबर तो नहीं दिया क्या इम्पैक्ट होगा, बट उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल सेक्टर है उस पर दबाव में आएगा। लेकिन कामरान, मुझे इस रिपोर्ट के अंदर एक जो चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि ये जो अभी हम 1.4% और 2.4% तक की जो एक रेंज है उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि उसी सूरत मुमकिन है अगर हुकूमत पाकिस्तान सब्सटेंशियली अच्छा खासा जो है वो फ्लड रिस्पॉन्स फिस्कली उसको दे। अच्छा, अब जहां पे अगर वो ये काम करते हैं तो बजट जो हमने एग्री किया था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ, IMF इसकी वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस सूरत में अगर ग्रोथ रेट 1.4 से 2.4% रहती है तो प्राइमरी बजट का खसारा जो बेसिकली उसका मतलब यह है कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियों के बाद जो बजट का खसारा होगा वो -2.8% या तकरीबन 2,400 अरब रुपया होगा। हमारा जो IMF के साथ हदफ है, हमने खसारा नहीं दिखाना प्राइमरी बजट का, हमने सरप्लस दिखाना है 153 अरब रुपए का। तो एसेंशियली वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी बहाल हो, लोगों पे बहुत ज्यादा मनफी असरात ना आए, तो तकरीबन आपको 2,400 अरब रुपए की बजट के ऊपर इस साल हिट लेनी पड़ेगी, ये उनका ख्याल है। इसका मतलब है कि आपको रिसोर्सेज अपने डाइवर्ट करने पड़ेंगे। मसलन सिंध हुकूमत के एक वजीर का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जो लोग जहां भाग हुए हैं, फी जो बंदा जहां भाग हुआ है उस फैमिली को 10 लाख रुपए वो देंगे, और जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं उनको नए घर बना के देंगे। तो जाहिर है कि आपको इसके लिए सब्सटैंशियल पैसों की ज़रूरत है, वो सिंध गवर्नमेंट अलोन तो नहीं कर सकती, आपको मदद की ज़रूरत होगी वफाकी गवर्नमेंट से भी। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, तरजीहात का असर नौ तयन करने पड़ेगा। और ये आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है, ये हम तो नहीं कह रहे, आलमी बैंक कह रहे हैं, ये फिर पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है
उसको बेहतर समझाने के लिए IMF को मददगार साबित हो सकती ये है? बात बिल्कुल ठीक है। ये रिपोर्ट चूंकि वर्ल्ड बैंक की है, ADB की कंट्रीब्यूशन, EU की, UN की कंट्रीब्यूशन है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी रिलेटिवली बेहतर होगी। याद रहे कि ये अभी इब्तदाई रिपोर्ट है। अच्छा, इस सूरत में जो नंबर्स की बात करें, अगर पाकिस्तान या IMF इंसिस्ट करता है कि नहीं, आपने ये 153 अरब का बजट का जो सरप्लस है वो दिखाना है, फिर क्या होगा, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। उन्होंने कहा जी, अगर हुकूमत ने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि उसको फिस्कल टारगेट्स जो है वो उसको फॉलो करेगी, तो जो ये 1.4% से 2.4% GDP ग्रोथ का वो एस्टिमेट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर ये फ्लैट हो जाएगी ग्रोथ। फिर इस साल पाकिस्तान में तरक्की जो है वो GDP ग्रोथ बिल्कुल जीरो के बराबर होगी, एसेंशियली नेगेटिव ग्रोथ या कॉन्ट्रैक्शन आपकी हो जाएगी। और इस सूरत में जो हुकूमती अखराजात है उसमें वो 20% उसकी हुकूमती कंजम्पशन में वो कमी को फोरकास्ट कर रहे हैं, और ये अच्छा खासा नंबर है। लेकिन अब यहां पे थोड़ी सी वर्ल्ड बैंक ने डंडी मारी, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। आपने घरानों का जिक्र किया, इस रिपोर्ट के मुताबिक 17,55,000 जो घराने हैं वो मुकम्मल या जुजवी तौर पर, सॉरी घर है, वो मुकम्मल या जुजवी तौर पर तबाह हुए हैं, जिसमें तकरीबन 1/3 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और जो घर तबाह हुए हैं उसमें ज्यादातर जो है वो सिंध में है, तकरीबन 15,37,000। जानवरों की हमने बात की थी कल, कोई 7.5 लाख का नंबर हुकूमत का इस रिपोर्ट के मुताबिक 9,08,000 है। और इसका जिसमें वही बलूचिस्तान में तकरीबन 58% है, 5 लाख। और जो एक और चीज इस तालीम का, और हमने हेल्थ फैसिलिटीज का इतना जिक्र नहीं पहले किया था, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई 22,000 स्कूल जो हैं वो तबाह या जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से 35 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एजुकेशन फैसिलिटीज और उनकी एजुकेशन है वो अफेक्ट हुई है। ये काफी बड़ा नंबर है। महंगाई के हवाले से भी, सेहत के शोबे पे भी मेरे ख्याल में इसी तरह से मनफी असरात पड़ रहे हैं। और उनका चूंकि ये सारे, जब आपकी फूड सप्लाई डिसरप्शन आएगी, ये वो सारे फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से जो अभी पाकिस्तान में पहले महंगाई की शरह अगस्त में 27.3% हो गई थी, तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये नंबर इससे भी ऊपर जाएगा महंगाई की शरह का। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक ने जहां पे डंडी मारी है। देखें, वर्ल्ड बैंक ने दोनों सिनारियो पेंट कर दिए कि अगर आप इंसानियत की परवाह करेंगे और जो फिस्कल नंबर्स की परवाह नहीं करेंगे तो बजट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, और अगर आपने नंबर्स की परवाह की तो GDP ग्रोथ 0 होगी। तो इसका मतलब हम सोचते हैं कि हम सब की जिंदगियां मुतासर हुई हैं, तो हमारी तो प्रेफरेंस यही होगी ना कि इंसानों की बात करें, नंबर्स की अगर 1-2 साल ना भी बात करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ने यहां पे कहा है कि हुकूमत को एडवाइस किया है कि हुकूमत को अभी भी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब ये कि सोच समझ के खर्च करें, जरूर करें, लेकिन सोच समझ के करें, ज्यादा ना करें। उन्होंने 3-4 बड़े फैक्टर्स उन्होंने हाईलाइट किए वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में, डेफिनेटली विद द इनपुट फ्रॉम द अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, कि एक क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इकोनॉमिक रिकवरी की। ये एक अच्छी बात है कि हुकूमत को और आवाम को पता हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। उसमें बहुत ज्यादा जो इस वक्त जो एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए, और जिस हद तक मुमकिन हो, ये उनकी रिकमेंडेशन है कि जिस हद तक मुमकिन हो अखराजात कम से कम किए जाएं। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो इस वक्त शरह सूद पहले ही 15% है, इसको जारी रखें, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को भी हुकूमत जारी रखे। और तीसरी बात ये कि जो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं उसको भी हुकूमत जारी रखे। तो हुकूमत कामरान, ये जो अब आखिर में वर्ल्ड बैंक ने बात की, यहाँ पे मेरा ख्याल वो बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स। लेकिन उनकी कुछ बातों से तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप देखें कि अखराजात बिल्कुल गवर्नमेंट को कम करने चाहिए, जैसे हमने कल भी जिक्र किया था कि आपको क्या जरूरत थी कि विफाकी काबीना मजीद आप एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स शामिल करें। ये ऐसी चीजें जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अपने अखराजात जो हैं वो कट डाउन करने चाहिए। हमने कल भी बात की कि जो पार्लियामेंटेरियंस को तरक्याती प्रोग्राम के नाम पर आप अरबों रुपए देते हैं, उनको बिल्कुल ऐसे फैसलों को रिवर्स करना चाहिए, डाइवर्ट करने चाहिए तमाम अपने रिसोर्सेज जहां पे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। और मेरी कल ही एक विफाकी वजीर से बात हो रही थी जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद थे समरकंद में, और अब वो उनके साथ भी जा रहे हैं UN जनरल असेंबली में। तो उन्होंने भी ये कहा कि ज्यादातर हमारा जो फोकस है इवन न्यूयॉर्क के अंदर, वो वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB और इस तरह की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके नुमाइंदों से मिलना है, उनको सेंसिटाइज करना है कि अगेन वही पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है, ये नुकसान हमें सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसके लिए हमें खुद भी शो करना पड़ेगा कि
हम खुद क्या कर रहे हैं कि वाकई इतनी कामरान, अर्जेंसी इसमें है, दो तब बातें। दुनिया हमारी बात देखिए, सुनेगी। आप जो एसेंशियली बात ठीक कह रहे हैं, हम तो खुद ये बात कर रहे हैं फिजिकल प्रूडेंसी की, हम लोग खुद बात करते हैं, हम खुद इस चीज के खिलाफ हैं कि नाजायज अखराजात नहीं होने चाहिए, लेकिन इन हालात के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा करना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे इकदाम है जो हुकूमत को नहीं करने चाहिए, लेकिन जो एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स तो होनी चाहिए। अगर रिफॉर्म्स कुल का 9 मतलब लॉसेज सिर्फ हैं, एक अगर ही है। आपके नहीं, गर्दिशी कर्जे अगर आप बढ़ रहे हैं, रिफॉर्म्स का मतलब एक ही होता है कि वो बिजली की कीमतें बढ़ा दो। और ये मेरा इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, हम IMF को भी ये कन्वे कर चुके हैं जब हमारी मुलाकातें होती हैं, और वर्ल्ड बैंक को भी कर चुके हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले चूंकि इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, सुना यह है कि डार साहब की वापसी की बातें फिर शुरू हो गई हैं। अच्छा, और ये भी सुना कि शायद जो कुछ लोग पहले अपोज कर रहे थे वो सोच रहे हैं कि इसकी अपोजिशन को थोड़ा सा कम किया। हालांकि पहले जुलाई में इवन उन्होंने डेट तक दे दी थी कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में वो आएंगे। उस वक्त कुछ इदारों की तरफ से, सॉरी इदारे मैंने कह दिया, कुछ जगहों से इजाजत नहीं उनको मिली थी, और अब लगता है कि शायद फिर एक दफा बात शुरू हो चुकी है। चलें, लेट्स सी, और देखते हैं कि इसहाक डार साहब अगर आप आएंगे, क्योंकि PMLN के अंदर और बहुत से उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका ख्याल है कि अगर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना होते तो शायद वो मईशत को बेहतर तरीके से संभाल सकते। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जिस मुआशी बहरान से अब पाकिस्तान गुजर रहा है, वो शायद कोई भी वज़ीर ख़जाना हो उसके लिए कोई इतना आसान नहीं होगा। तो लेट्स सी कि क्या इसहाक डार साहब वाकई वापस आते हैं और क्या वाकई कोई बड़ी जिम्मेदारी वो लेंगे। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा से जुड़े एक अहम मामले का। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जब पिछली हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंस दायर किया था, तो उसमें बुनियादी तौर पर जो नुकता ये था कि जो उनके अहलिया के जो असासे थे, या ये उन पर इल्ज़ाम था कि शायद उन्होंने अपने जो असासे हैं वो छुपाए हैं। एक जो डिबेट बहुत ज़्यादा उस वक्त भी होती रही कि आखिरकार हुकूमत, FBI या एसेट रिकवरी यूनिट जो उस वक्त था, उनको इन असासों की तफसीलात कहाँ से मिली, क्योंकि पाकिस्तान का जो इनकम टैक्स का जो कानून है उसके तहत कोई भी शहरी जब अपनी तफसीलात FBR को देता है तो FBR ये जो तफसीलात हैं वो किसी को देने का मजाज नहीं है। और हमने देखा कि बाद में जो मेजॉरिटी जजमेंट आई तो उसमें भी ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि ये जो भी लीक की गई थी इंफॉर्मेशन FBR की तरफ से या किसी भी तरफ से, वो गैर कानूनी थी। तो शहबाज, ये भी हमने देखा कि जब ये हुकूमत आई तो सुना है कि जो 3-4 FBR के जो ऑफिशियल्स जो मुबैना तौर पर जिनके ऊपर शक था कि इन्होंने वो इंफॉर्मेशन लीक की, उनको हटा दिया गया या OST बना दिया गया। लेकिन अब खबर यह है कि इसी हुकूमत के होते हुए क्वाइटली 4 में से जो 3 ऑफिशियल्स हैं उनको दोबारा तैनात कर दिया गया। तो हो क्या रहा है ये? देखिए, कुर्सी का जो लालच है ना, वो बड़ा इंसान से बड़े बड़े गलत काम करवा देता है, और ये सिलसिला 2018 से FBR के अंदर शुरू हुआ है। उस वक्त जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को टारगेट किया गया तो उनके जो लंदन में उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उसके हवाले से एसेट रिकवरी यूनिट ने कुछ इन्फॉर्मेशन ली। अब उसके अंदर जो FBR का जो ताउन है उसकी 2 मुमकिनात हो सकती हैं। एक तो ये कि जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आई वो इन्होंने हुकूमत को प्रोवाइड की, दूसरा ये कि या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने, चूंकि उन्होंने टारगेट किया था जस्टिस साहब को, तो उन्होंने जो खुद इन्फॉर्मेशन लंदन से इकट्ठी की उनके असासों के बारे में तो वो उन्होंने FBR से हो सकता है चेक करवाई हो कि उनके जो रिटर्न्स हैं, डिक्लेरेशन उन्होंने फाइल किए, देख के बताएं जरा कि उन डिक्लेरेशंस के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मौजूद है या नहीं। तो मेरे जो जराए बता रहे उस वक्त जब हुकूमत ने इससे बात की FBR से, तो उस वक्त के जो चेयरमैन FBR जहांजेब खान साहब थे, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी भी हैं, उन्होंने उस वक्त के जो चीफ इंटरनेशनल टैक्सेस थे अशफाक अहमद साहब, जो बाद में खुद चेयरमैन FBR भी बने, अभी उनको हटाया गया कुछ अर्सा पहले, तो उनके जिम्मे ये काम लगाया कि ये चेक करके बताएं। तो अशफाक साहब ने आगे ये काम लगाया, जो उस वक्त के जो कमिश्नर थे इनके ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के जो स्पेशल जोन्स होते हैं, जो 22 इंफॉर्मेशन आती है, उसके जो इस्लामाबाद जोन के जो ऑफिसर थे जुल्फकार साहब, उनके जिम्मे लगाया, उनकी हेल्प की। उनके जो टीम के मेंबर थे साजिदा कौसर साहिबा और एक कोई खुर्शीद आलम साहब थे। तो ये वो सारे लोग थे जो इस सारे उस इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे। फिर जुल्फकार साहब की तरफ से वो इंफॉर्मेशन जो है वो गालबन वो अशफाक साहब को प्रोवाइड की गई, फिर अशफाक साहब ने आगे हुकूमत को प्रोवाइड की, ये कहा जाता है। अब हकीकत क्या है वो भी बताते हैं, कमेटी भी बन गई, उसकी भी बात करेंगे। जब ये हुकूमत आई
PMLN की, तो इनका एक बड़ा इस केस के ऊपर एक पोजीशन थी इनकी। जब PTI की हुकूमत थी तो अशफाक साहब को हटा दिया गया चेयरमैन FBR, और जुल्फकार साहब को भी हटा दिया गया, साजिदा कौसर साहिबा को भी हटा दिया गया, खुर्शीद आलम साहब को भी हटा दिया गया। मेनली ये 4 इस पे कैरेक्टर्स कहा जाता है कि ये लोग इसमें थे। हुआ ये कि पिछले महीने गालबन 17 अगस्त को जो मैंने नोटिफिकेशन देखा, जो इसमें मेन जो इसमें एक कैरेक्टर थे जुल्फकार साहब, जो कमिश्नर थे, जिनकी उनके जो कस्टोडियन थे सारी इंफॉर्मेशन के, उनको इसी हुकूमत ने खामोशी के साथ सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड लगा दिया गया, और ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती, इसके लिए बड़ी सिफारिशें करवाई जाती है। अच्छा। तो उसका उन्होंने नोटिफिकेशन किया और 3 साल की उनकी डेपुटेशन कर दी। दूसरा उसके बाद एस्पेक्ट ये हुआ कि इन्होंने इस महीने FBR ने जो बाकी 2 अफसरान थे उनको भी इन्होंने रिस्टोर किया। एक को कमिश्नर लगा दिया गया, दूसरे की जो एक सेकंड सेक्रेटरी की उनके ग्रेड के मुताबिक पोजीशन थी वहां पे उनको तैनात कर दिया गया। तो ये ऐसे वक्त में काम हो रहा है, यही हुकूमत इन लोगों को हटाती है और यही हुकूमत उनको दोबारा रिवाइव कर देती है। इसमें जो हैरान कुन फैक्टर है 1-2 हैं, वो ये कि 27 जुलाई को काबीना की मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की चेयर में। उसके अंदर 2 फैसले होते हैं। एक फैसला तो ये होता है कि जो एक क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन पिछली हुकूमत ने फाइल की थी, बल्कि कर दी थी उन्होंने कोर्ट में अगेंस्ट देयर डिसीजन के, जो उन्होंने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी और काजी फाइज ईसा साहब की फेवर में फैसला आ गया, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी। तो 27 जुलाई को यही काबीना फैसला करती है कि वो रिव्यू पिटीशन विड्रॉ की जाएगी। वो गालबन शायद वो करने जा रहे हैं, अभी तक हुई तो नहीं है, और फिर एक कमेटी भी बनाने का फैसला हुआ था। तो नाज़रीन, इस हफ्ते 13 सितंबर को एक कमेटी जो है वो वफाकी हुकूमत ने नोटिफाई कर दी है। 10 मेंबर की एक वजारती कमेटी है जिसकी सरबराही करेंगे जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, वो इसकी सरबराही करेंगे। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और बाकी तमाम इत्तेहादी जमातों के भी जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं। और इस कमेटी का एक ही एजेंडा है, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द हेड्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द एसेट रिकवरी यूनिट एंड द FBR हु एक्सीडेड मिसयूज द अथॉरिटी इन मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा केस। और इस कमेटी ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट देनी है। लेकिन जब ये कमेटी बन रही थी, जो हुकूमत है वो क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन विड्रॉ करने जा रही थी, तो फिर ये जो 4 में से 3 अफराद वो कैसे रिस्टोर हो गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए भी है। क्या उनको इस चीज का पता था? अगर नहीं पता था तो फिर वज़ीर आज़म इस मुल्क में कौन है? कामरान, ये एक सवाल हम छोड़ते जा रहे हैं। चलें, और इस सवाल का जवाब बेहतर है कि हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही दे सकते हैं कि आखिर ये जो सीनियर एहलकार थे जिन पर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम भी है या उन पर शक है कि शायद उन्होंने ये इंफॉर्मेशन लीक की, तो ये कैसे फिर आला ओहदों पर ये तैनात हुए? तो ज़ाहिर जवाब शहबाज शरीफ साहब ही दे सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा तस्करा करेंगे अफगानिस्तान का। के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले साल अगस्त में जब तालिबान दोबारा इक़्तिदार में वापस आए तो उस वक्त फौरी तौर पर कोई $9 अरब के जो अफ़गान सेंट्रल बैंक के जो बैरून ममालिक में असासे थे, कुछ $7 बिलियन अमेरिका में था, बाकी $2 बिलियन कोई मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दूसरे ममालिक में था। वो फौरी तौर पर मुंजमद कर दिया गया था। उसकी वजह यह थी कि जाहिर है कि वो नहीं चाहते थे, ख़ास करके मगरब और अमरीका, कि ये जो असासे हैं ये हाथ लगे अफ़गान तालिबान के। इसके बारे में जाहिर है कि फिर मुज़ाकरात हुए, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ख़ुद जो आलमी बैंक की रिपोर्ट है उनके मुताबिक अब तक जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, जो इकनॉमिक इनपुट है वहाँ पर अफ़गानिस्तान की उसमें 20 से 30% कमी हुई है। तकरीबन जो अफ़गानिस्तान की जो 70% आबादी ऐसी है जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनसे वो महरूम है। तो ये दबाव बढ़ा अमेरिका के ऊपर भी कि कम से कम ये जो अफ़गानिस्तान के असासे हैं, अफ़गानिस्तान के जो फंड्स हैं उनको दिए जाएं। अब इन दबाव के नतीजे में ये फिर मुज़ाकरात भी हुए अफ़गान तालिबान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान। लेकिन इसी असना में हमने देखा कि फिर एमन अल ज़वाहिरी वाला वाक़या हुआ, काबुल में वो पाए गए, उनको ड्रोन हमले के ज़रिए मार दिया गया। तो फिर ये मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए और अब इसी हफ्ते जो पेशरफ्त हुई है
बाइडेन इंतजामिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अब उन्होंने जो $7 अरब में से $3.5 अरब हैं उसका उन्होंने एक फंड कायम किया है, और वो फंड जो है वो जनीवा यानी कि स्विट्जरलैंड बेस्ड होगा, और बुनियादी तौर पर उसको बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये एक बैंक है जो दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो इनको लुक आफ्टर करेगा। और उसके ऊपर उन्होंने एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी बना दिया, जिसमें 2 जो अफगान इकोनॉमिस्ट जिनका अफगान तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है, एक अमरीकी और एक जो स्विस हुकूमत का नुमाइंदा है, वो उस ट्रस्ट में बैठेगा और वो फैसला करेंगे कि ये जो फंड्स हैं वो किस तरह अफगानिस्तान के अवाम के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किए जाएं। अब आप क्योंकि इकोनॉमी कवर करते हैं, उसमें जो उन्होंने स्कोप बताया है कि ये फंड्स इस्तेमाल हो सकते हैं कि जो डेट रीपेमेंट्स हैं अफगानिस्तान की उसके लिए, जो इंपोर्ट्स ये करते हैं खास करके बिजली उसके लिए पे हो सकते हैं, एक्सचेंज रेट के लिए हो सकते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसके लिए हो सकते हैं। तो बेशक वो अफगान तालिबान को ये फंड्स नहीं दे रहे, तो आपको लगता नहीं है कि अगर इस काम के लिए इस्तेमाल होंगे तो इनडायरेक्टली बेनिफिट तो अफगान गवर्नमेंट को होगा? ये लग ऐसे रहा है कि कोई टेसिट अंडरस्टैंडिंग है। पहली बात तो इन प्रिंसिपल ये जो $9 अरब के जो असासे हैं ये अफगान अवाम के हैं। अमेरिका के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए, बट वो राइट वाली बात है कि वो उनको बताए कि आपका ये पैसा कौन सा और आपने कितना खर्च करना है। चलें, अब उन्होंने अपनी जो ग्लोबल पोजीशन को मिस यूज करते हुए इन फंड्स को उन्होंने फ्रीज किया हुआ था, उसमें से अब $3.5 अरब ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई बड़ी कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। लेकिन जो बात आपने रेज किया पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑल्दो कि इसके अंदर तो अफगान तालिबान इसमें नहीं है, इसमें स्विस गवर्नमेंट के अफराद हैं, वो फिर प्राइवेट लोग हैं, और तो अफगान इकोनॉमिस्ट हैं। डेफिनेटली वो अफगान गवर्नमेंट से ही पूछ के काम करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता वो अमेरिकन के लिए काम। लेकिन वो अमेरिका ये तासुर दे रहा है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अफगान तालिबान, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट। जब रियासतों की बात होती है कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है। और खास तौर पर ऐसी चीजों के अंदर उन्होंने रहना वहीं पे अफगानिस्तान में होगा मेरा ख्याल है। अगर वो अफगानिस्तान में रहते हैं और बाकी भी उनकी लाइफ वहीं पे होगी, तो जो मर्जी अमेरिका दुनिया को इंप्रेशन देना चाहे, ये एक उनकी तरफ से एक काइंड ऑफ एक कोऑपरेशन है। ऑल्दो पैसा जैसा मैंने पहले बोला इनका, अब इसके अंदर कामरान एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टेक ओवर हुआ है पिछले साल अगस्त में, तालिबान इक़्तिदार में आए, इनको कोई 13 माह लगे ये मैकेनिज्म बनाने में। ग्लोबली इसके ऊपर काफ़ी ले दे भी हुई कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल अमेरिकन उनका पैसा लेके बैठे हुए हैं, बट जो अफगान करेंसी है वो बड़ी मजबूत रही है सारे अरसा के दौरान। उसकी वो हालत नहीं हुई, उसको वो कुटाई नहीं हुई अफगान करेंसी की, बावजूद उसके एक मुल्क तबाह हुआ है, टेक ओवर हुआ है, फंड्स उनके असासे सारे फ्रीज हो गए हैं। नहीं, वहां के जो वज़ीर खजाना है कहीं वो शागिर्द तो नहीं रहे इसहाक डार के? लगता है कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो आपने इसहाक डार कोई अनऑफिशियली कहीं अफगान तालिबान के लिए तो काम नहीं, पाकिस्तान ने ऑफर किया था ना कि हम आपके जो निजाम आके चलाते हैं। हो सकता है कोई डार साहब उधर एडवाइस कर रहे हो, लेकिन उनकी करेंसी इंतहाई मजबूत रही है। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो हमारी जो हुकूमत की नालायकी है, अगर मिफ्ता इस्माइल के डिस्क्रेडिट में अगर कोई चीज जाएगी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिस्क्रेडिट में कोई चीज जाएगी, तो ये जो हमारा रुपया जिसकी बेकदरी हो रही है, ये सबसे बड़ा एक उनके खिलाफ एक चार्जशीट है कि वो क्यों खामोश हैं, क्यों वो उन बैंक्स की, उनके सीईओज की पब्लिक तारीफ, खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान से तो बुरी हालत नहीं है, बुरी नहीं है ना हमारी, क्यों उनकी वो इतनी वो करेंसी की बेकदरी हो रही है, खामोश बैठे हुए हैं, उन सीईओज की क्यों ये तारीफ कर रहे हैं पब्लिकली, जिनको शो कॉज किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने करेंसी मैनिपुलेशन की एलिगेशन है उनके ऊपर, तो एक सवालिया निशान है। लेकिन दूसरा एक फैक्टर इसमें यह कहा जाता है, अब रियलिटी इसमें क्या है क्या नहीं, कि शायद पाकिस्तान से भी कुछ डॉलर्स जो है वो अफगानिस्तान स्मगल होते हैं, तो कुछ उनकी जो नीड्स है पाकिस्तान इम्प्लिसिटली यहां से भी मीट कर रहा है। बट अगर कुछ ऐसा है भी तो डेफिनेटली इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी अंडर प्रेशर आई हुई है और अफगान करेंसी वो इंतहाई स्टेबल है, जो कि लेकिन हाफ टाइम पाकिस्तान से क्लैरिटी ये भी जरूरी है कि जो अफगानिस्तान की मईशत का साइज है शायद वो 20-21 बिलियन डॉलर है। इवन जब अमरीकी थे तो पाकिस्तान की मईशत तो बहुत बड़ी है, तो शायद उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो भी उस तरह से नहीं है। तो एक ये भी बहुत बड़ा मेरे ख्याल में फैक्टर है। लेकिन दूसरा एक और जो फैक्टर देखें ना, वहां पर अगेन जो हमारे से IMF मुतालबा करता रहा, अब उन्होंने कहते हैं कि हमने क्यों अफगान सेंट्रल बैंक को ये पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वहां पर उन्होंने जो इस तरह के मेजर्स उनको लेने चाहिए कि मिस यूज ना हो फंड का, तो उन्होंने ये शर्त रखी है कि तब तक
ये फंड्स अफगान सेंट्रल बैंक को नहीं जाएंगे जब तक वो टोटल एटोनॉमी उनको नहीं मिल जाती। तो वही वहां पे उनको लगता है कि तालिबान का वहां पे इन्फ्लुएंस है, अगर फंड्स वहां पे जाएंगे तो वहां पे उसका जो है ना गलत। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये अफगान अवाम का पैसा है, उनका इसके ऊपर हक है। लेकिन हम जो अपनी करेंसी की भी बात करें, अपनी इकोनॉमी का साइज, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि पाकिस्तान की जो नीड्स हैं वो बहुत ज्यादा है, बट जितना आपकी इकोनॉमी का साइज होता है आपकी जो नीड्स एक्सटर्नल वो भी उसके मुताबिक ही उस रेशो से ही होती हैं। तो चाहे अगर हमारी इकोनॉमी का साइज $350 अरब का है और उनका 21-22 अरब डॉलर का है, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं 80 अरब डॉलर की हैं, उनकी इंपोर्ट्स अगर 9 अरब डॉलर की या 8 अरब डॉलर की हैं, तो रिक्वायरमेंट्स भी उसके मुताबिक ही होती हैं। कोई जस्टिफिकेशन हकायक का हमें भी पता है, बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है सारी चीज के जो पाकिस्तान की करेंसी के साथ हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये बात भी ठीक है कि बाहर से पैसा अभी भी नहीं आ रहा IMF प्रोग्राम के बावजूद, लेकिन जो स्पेकुलेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको उसका जो 15-20% 25% इंपैक्ट है उसको तो बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान की आवाम का पैसा है, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अफगान तालिबान जिस तरीके से इक्तदार में आए, दुनिया के खदशात भी हैं, और वो खदशात ये हैं कि क्या अफगानिस्तान में दोबारा जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको ये पनाह तो नहीं देंगे। जब एमन अल ज़वाहिरी वाला वाक़या हुआ, इससे इन खदशात को तकवीयत मिली। खुद पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो जब से अफगान तालिबान इक्तदार में आए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। इसी हफ्ते अगर आप देखें तो स्वात के अंदर अगर आप देखें तो वहां पर 8 लोग वहां पे मारे गए, और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। उसमें एक जो अमन कमेटी के कोई मेंबर थे, 2 पुलिस एहलकार थे, और वहां पर लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। जो मकामी स्वात में लोग हैं एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनको खदशा है कि कहीं स्वात एक दफा फिर जो 2007 से लेके 2010 में हमने खूनरेजी देखी, जब तालिबान ने मुकम्मल तौर पर वहां पे कब्जा कर लिया था और हमें फिर बाकायदा तौर पर एक फौजी ऑपरेशन करना पड़ा उनको वहां से निकालने के लिए। तो ये भी वो वजूहात हैं कि अफगान तालिबान से तवक्कुआत भी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बाकी दुनिया के भी, कि जो वादे उन्होंने दुनिया से किए हैं, खास करके जो दहशतगर्दों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई वो करेंगे। तो तब शायद इस तरह की जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हैं, ये जो फंड्स हैं, उनको फिर अवेलेबल होंगे। तो लगता ये है कि अमेरिका जो है एज अ बार्गेनिंग टूल ये इस्तेमाल कर रहा है जो अफगानिस्तान के जो एसेट्स हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।